नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा अध्याय है वह है सामाजिक आंदोलन। देखिए, इस अध्याय के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे। बाकी के जो आप डिटेल से नोट्स चाहिए आपको, तो आप इसकी जो PDF फाइल है उससे आप ये नोट्स उतार सकते हैं। देखिए, जब भी किसी सामाजिक आंदोलन की चर्चा की जाती है तो पूरे विश्व में जब सामाजिक आंदोलन की चर्चा होती है तो इंग्लैंड का जो चार्टरवाद है वो भी एक बड़ा मुख्य सामाजिक आंदोलन माना जाता है। तो हम जान लेते हैं कि चार्टरवाद क्या है। देखिए, इंग्लैंड में जो संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, मतपत्र के द्वारा मतदान करने की तथा संपत्तिहीन, मतलब कोई संपत्ति उनके पास नहीं है फिर भी चुनाव में खड़े होने के अधिकार की मांग की थी। तो इन अधिकारों की मांग के लिए 1839 में लगभग 12.5 लाख लोगों ने क्या किया, एक आंदोलन किया जिसको हम जन चार्टर आंदोलन भी बोलते हैं या इसको चार्टरवाद भी बोलते हैं। इस आंदोलन के द्वारा 1918 में फिर 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को तथा 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहितों को, गृह स्वामियों को तथा विश्वविद्यालय के स्नातक महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये जो आंदोलन इंग्लैंड के अंदर हुआ जिसमें मताधिकार के लिए या मतपत्र द्वारा मतदान के लिए या संपत्तिहीन होने के बावजूद भी चुनाव लड़ने की जो मांग की गई, उस आंदोलन को हम चार्टरवाद के नाम से जानते हैं। देखिए, जब हम सामाजिक आंदोलन की चर्चा करते हैं तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ 1950 से 60 के दशक में, उसकी चर्चा भी की जाती है कि जो जो वहाँ के जो अश्वेत थे या वहाँ के जो जिनको दोयम दर्जे का माना जाता था, उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया जो 1950 से 60 के दशक में हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक जन आंदोलन था। तो देखिए, सामाजिक जन आंदोलन के लक्षण की चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे आंदोलन जो लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, पहले यही इसका लक्षण है कि लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियां, ये बहुत सारे लोग मिलके एक लंबे समय तक जो प्रयास करते हैं वो सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख लक्षण है। फिर है संगठन की आवश्यकता। किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए एक संगठन होना चाहिए। लोगों के विचार उद्देश्यों में समानताएं होनी चाहिए कि जो भी उस आंदोलन से जुड़ रखे हैं वो उन सभी लोगों के एक जैसे विचार और उनका उद्देश्य एक समान होना चाहिए। फिर परिवर्तन को लाने व रोकने का तरीका। देखिए, सामाजिक आंदोलन है वो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को लाने का, मतलब समाज में सामाजिक परिवर्तन करने का, या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन जिसकी वजह से समाज को हानि हो रही है उस परिवर्तन को रोकने का, दोनों तरीकों में सामाजिक आंदोलन का प्रयोग किया जाता है। अगली खास बात, जनहित से संबंधित। मूलतः यही बात है, नाम ही जब सामाजिक आंदोलन है, ऐसे आंदोलन जो एक विशेष समूह के द्वारा या एक विशेष संगठन के द्वारा जनहित में किए जाते हैं, वही आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। तो जनहित से संबंधित है, लोगों का इसमें हित होगा तो ही सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। किसी एक व्यक्ति का अगर इसमें हित है तो फिर वो दबाव समूह होगा, वो सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। लोगों को प्रेरित करने हेतु सभाओं, प्रचार व अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाने का इसमें प्रयास भी किया जाता है। तो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण यह हो गए। देखिए, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, यही इसके लक्षणों को व्यक्त भी कर रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं गांधी आंदोलन, क्योंकि जब भी सामाजिक आंदोलन की भारत में चर्चा की जाएगी तो सबसे सर्वप्रथम गांधी उसमें समकालीन जरूर होंगे या गांधी की चर्चा जरूर की जाएगी। तो यहाँ हम गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन रहे हैं केवल उनकी चर्चा करेंगे और वो भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया, जो कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन है वो बड़ा ही विख्यात है, या कह सकते हैं कि बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन है असहयोग आंदोलन। हम मतलब उस समय गांधी जी ने आह्वान कर दिया था कि अंग्रेजों की किसी भी गतिविधि में भारतीय अब सहयोग नहीं करेंगे। यही आंदोलन 1920 में चला। देखिए, उसके बाद में नमक सत्याग्रह रहा, जो 22 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ। साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक गांधी जी ने यात्रा की और नमक बनाने का जो कानून था उसको तोड़ा। फिर दलित आंदोलन है 8 मई 1933 को, जो कि छुआछूत के विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि
आह्वान किया गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। चंपारण सत्याग्रह की चर्चा कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो किया गया, बिहार के का एक जिला है चंपारण, जहाँ नील की खेती का विरोध किया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो बिहार के लोग हैं या उस क्षेत्र के लोग हैं वो केवल नील की खेती करें, लेकिन उस खेती की वजह से वहाँ के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था, साथ ही साथ उनकी जो भूमि है उसका भी क्षरण हो रहा था, वो भी उसकी हानि हो रही थी। तो उसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर जब गांधी जी की चर्चा करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह की चर्चा भी करेंगे। 1918 में जो गुजरात में खेड़ा जगह नामक एक जगह है, वहाँ किसानों ने अपने कर की माफ़ी के हेतु जो आंदोलन किया उसका भी गांधी जी ने नेतृत्व किया। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है जो कि 1918 में हुआ। गांधी जी ने भी उस मिल के जो मजदूर थे उनके लिए भी आंदोलन किया। और खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में हुआ, इस खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग किया। और जो उस समय जो खिलाफत आंदोलन पूरी दुनिया में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था, तो भारत में मुसलमानों का गांधी जी ने इसके लिए सहयोग भी किया और समर्थन भी किया। चलिए, ये प्रमुख आंदोलन गांधी जी के रहे हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, एक नाम आता है, पारसी समुदाय के एक नेता थे विमल दादा साहेब मोरे। विमल दादा साहेब मोरे, इनका नाम ये ध्यान रखें, कई बार पूछ लेते हैं कि विमल दादा साहेब मोरे कौन थे। तो पारसी समुदाय के एक नेता थे जिन्होंने पारसी समुदाय के अंदर बहुत काम किया और लोगों के लिए उन्होंने जनहित में कई सामाजिक आंदोलन भी किए। अब देखिए, एक खास बात कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक लगातार होने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह असंख्य लोगों के द्वारा किए गए प्रयास और सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। यह निरंतर होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है, जो कि कभी कभी स्वतः ही हो जाते हैं या कभी कभी नियोजित प्रयासों के द्वारा भी किए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी अवधारणा है, वृहद अवधारणा है। और इसी वृहद अवधारणा के अंतर्गत आता है सामाजिक परिवर्तन, इसी वृहद अवधारणा के अंतर्गत आता है सामाजिक आंदोलन। देखिए, सामाजिक जो परिवर्तन है उसी की एक भाग के रूप में हम कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन को। सामाजिक परिवर्तन का एक भाग हो सकता है सामाजिक आंदोलन, जो कि किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयास है। सामाजिक परिवर्तन एक वृहद अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है। इसके अंतर्गत धीरे धीरे या कह सकते हैं कि तीव्रता से परिवर्तन भी होता है, लेकिन ये परिवर्तन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि असंख्य लोगों के प्रयास का या सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। और ये कभी कभी स्वतः भी होता है, कभी नियोजित ढंग से भी किया जाता है। जैसे 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, वो एक सामाजिक परिवर्तन का नियोजित प्रयास था। लेकिन जैसे कई बार बहुत सी क्रांतियाँ हो जाती हैं और ये समाज में जो परिवर्तन कर देती हैं, वो कह सकते हैं कि अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं। लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन बड़ी अवधारणा है, वृहद अवधारणा है। उसके अंतर्गत ही सामाजिक आंदोलन एक छोटी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लोग संगठित होकर प्रयास करते हैं, उसको हम सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं। अब देखिए, सामाजिक आंदोलन को जब हम समाजशास्त्र से जोड़ते हैं तो एक बड़ी घटना जिसने समाजशास्त्र के उदय में भी अपना योगदान दिया था, वह है 1789 की फ्रांस की क्रांति, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 1789 की फ्रांस की क्रांति थी, उसके जो प्रमुख नारा था, या कह सकते हैं कि जो आंदोलन, जो क्रांति हुई थी, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ऊपर टिकी हुई थी। ये उसके मूल आदर्श थे कि समाज में लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, लोगों में समानता हो, लोगों में भाईचारे का निर्माण हो। इसी के लिए 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, और यह भी एक बहुत बड़ा आंदोलन ही था। साथ ही साथ जब हम दुर्खिम के श्रम विभाजन को पढ़ते हैं या फिर धार्मिक जीवन के प्रकार या उनके आत्महत्या के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तब भी हम सामाजिक आंदोलन को उसके अंदर परिलक्षित करते हैं, देखते हैं। या एक विद्वान थे ईपी थॉमसन। जब ईपी थॉमसन की बात होती है तो उन्होंने जन संकुल व भीड़ में भी नैतिक व्यवस्था होती है, क्योंकि जब हम सामाजिक आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं तो अधिकांशतः हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो जन संकुल या जो भीड़ है उसमें कोई नैतिकता नहीं होती है। लेकिन थॉमसन ने कहा कि जन संकुल या भीड़ में भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है, उसमें भी एक नैतिकता होती है। चलिए, जल्दी से बात करते हैं।
जो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत हैं जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। सापेक्ष वंचन, सापेक्ष मतलब किसी दूसरे के की तुलना में। तो सामाजिक आंदोलन कब उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन या सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है। देखिए, कुछ लोगों का जो संगठन है, कुछ लोगों का समूह है, वो आंदोलन कब करेगा? जब उसको ऐसा लगेगा या उसको ये महसूस होगा कि उसका जो समूह है वो दूसरे समूहों से बहुत पिछड़ा हुआ है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। जैसे अपन मान सकते हैं कि कोई संगठन या जैसे कोई क्षेत्र है, अगर कोई क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, उत्तराखंड की इनकी मांग की गई, जब छत्तीसगढ़ की मांग की गई या तेलंगाना की जब मांग की गई, तो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? उसके पीछे सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत ही था कि वहाँ उस क्षेत्र विशेष के लोगों को ये महसूस हुआ कि वो अपने आसपास के या अन्य राज्यों के लोगों से खराब स्थिति में है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर उनको अपना डेवलपमेंट करना है तो उनको उन राज्यों से पृथक होना ही होगा। इसीलिए बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर अलग नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, और अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ। तो वो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत ही वहाँ लागू होता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं। देखिए, एक विद्वान है मनकर ओल्सन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक आंदोलन का जो सिद्धांत है, विवेकी और अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम है विवेकी और अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सामाजिक आंदोलन में तभी भागीदार होगा जब उसका अधिकतम लाभ उसमें शामिल होगा और जोखिम नहीं होगा। ये मनकर ओल्सन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन तभी होते हैं या सामाजिक आंदोलन के पीछे लोगों की उपयोगिता होती है कि लोगों को उससे लाभ हो रहा है तब लोग उस सामाजिक आंदोलन में शामिल होंगे, वरना लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, और उसमें जोखिम कम से कम होना चाहिए, तब ही लोग किसी भी सामाजिक आंदोलन में शामिल होंगे या सामाजिक आंदोलन करेंगे। देखिए, तीसरा सिद्धांत है जो कि सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत है, जिसका नाम है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कि सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो मैकार्थी और जेएलडीए कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा, ये जो संसाधन है या लोगों की जो योग्यता है उस पर डिपेंड है। अगर सामाजिक आंदोलन में लोगों को अच्छे संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उनके संगठन में लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास संगठन है, लोगों के पास अन्य जो संसाधन हैं वो अच्छे हैं, तो ही सामाजिक आंदोलन सफल होगा। और साथ ही साथ लोगों की योग्यता कि उस संगठन से किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, अगर उस संगठन से लोग अच्छी योग्यता वाले जुड़े हुए हैं, उनके पास अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, उनके पास समय, धन, संपत्ति सब कुछ उपलब्ध है, अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, तो ही वो आंदोलन सफल होगा, वरना वो सामाजिक आंदोलन सफल नहीं होगा। देखिए, जब हम सामाजिक आंदोलन की चर्चा करते हैं तो एक विद्वान है जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट की एक पुस्तक है वेपन्स ऑफ द वीक। इस पुस्तक को याद रखें बच्चे, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेपन्स ऑफ द वीक के लेखक कौन है, तो जेम्स स्कॉट। उन्होंने इस पुस्तक में मलेशिया की जो किसान है और जो मजदूर है, उनका जो आंदोलन हुआ उस या उनके अंदर जो उनकी दशाएं थी, उनका विश्लेषण किया था। वेपन्स ऑफ द वीक पुस्तक में जेम्स स्कॉट ने मलेशिया के किसानों और मजदूरों का विश्लेषण किया था। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन मूलतः 3 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है वह है प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी, दूसरा है सुधारवादी और तीसरा है क्रांतिकारी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन क्या है। अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना व गतिविधियों में परिवर्तन लाना,
देखिए, कोई व्यक्ति है, वो अपने समूह के जो सदस्य हैं उनके अंदर किसी चेतना का विस्तार करना चाहता हो, या उसमें किसी गतिविधि में परिवर्तन लाना चाहता हो, किसी प्रथा में परिवर्तन लाना चाहता हो, किसी रीति रिवाज में परिवर्तन लाना चाहता हो, उनके धार्मिक विश्वासों में अंतर लाना चाहता हो, या अपनी धार्मिक गतिविधियों में अंतर लाना चाहता हो, या लोगों में कुछ सामाजिक परिवर्तन करना चाहता हो, तो किसी एक समूह में जो उस समूह के केवल जो उस समूह के सदस्य हैं, उन समूह के सदस्यों में, या कि जाति समुदाय, किसी जाति के संदर्भ में हो सकता है, किसी समुदाय के संदर्भ में हो सकता है, या किसी धर्म के संदर्भ में हो सकता है, उसमें जो भी कुछ बुराइयां हैं या कुछ कमियां हैं, या कोई व्यक्ति उसमें कुछ परिवर्तन चाहता है, तो इस हेतु जो भी आंदोलन किए जाते हैं, या जो इस परिवर्तन को लाने के हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, वो सारे प्रयास प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा होते हैं। जैसे केरल के इजवाहा समुदाय में नारायण गुरु ने अपने अनेक सामाजिक प्रयास किए थे अपने समाज में परिवर्तन लाने के। नारायण गुरु, इस नाम को याद रखें आप, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि नारायण गुरु कौन थे। तो वो नारायण गुरु केरल के इजवाहा समुदाय के एक सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे, ये कह सकते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन के वो अग्रसर नेता थे। दूसरे आंदोलन की बात करते हैं, सुधारवादी। तो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का जो प्रयास किया जाता है, वह आंदोलन सुधारवादी आंदोलन कहलाते हैं। वर्तमान में कोई भी सामाजिक व्यवस्था चल रही है या कोई राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उस राजनीतिक व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव लाना है, या प्रगतिशील चरणों के द्वारा, धीरे धीरे प्रगतिशील कदमों के द्वारा अगर उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, कोई उसके लिए संगठित प्रयास किया जा रहा है, तो वो आंदोलन सुधारवादी आंदोलन कहलाएगा। जैसे RTI, जैसे लोकपाल, जैसे अन्ना हजारे ने लोकपाल का आंदोलन किया कि ताकि भ्रष्टाचार को राजनीति में कम किया जा सके, या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके लिए आंदोलन किया गया, या भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु जो लोगों ने आंदोलन किए थे, जैसे आंध्र प्रदेश बना, या जो अन्य भाषा के आधार पे जो राज्य बने, उनके पीछे भी ये सुधारवादी आंदोलन ही थे। तीसरे आंदोलन की बात करते हैं, क्रांतिकारी। देखिए, सामाजिक संबंधों में आमूल रूपांतरण का प्रयास, क्या कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, या एकाएक परिवर्तन, या जड़ सहित परिवर्तन, कि हमें तो पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और हमें तो नई व्यवस्था स्थापित करनी है, नई व्यवस्था लेके आनी है। तो नई व्यवस्था के लिए जो प्रयास किया जाता है, या सामाजिक संबंधों में आमूल चूल परिवर्तन का, रूपांतरण का प्रयास किया जाता है, वो परिवर्तन या प्रयास क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 की, या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, या जैसे नक्सली आंदोलन है, उसको भी हम एक तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं, सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं। अब देखिए, जल्दी से हम प्रमुख पारिस्थितिकीय जो आंदोलन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम पारिस्थितिकीय आंदोलन की चर्चा करते हैं, तो हम यहाँ रामचंद्र गुहा की चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, रामचंद्र गुहा, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अनक्वाइट वुड्स, किसके संबंध में, चिपको आंदोलन के संबंध में, या जो पारिस्थितिकी के आंदोलन हुए हैं, जो वनों को या जंगलों को बचाने के लिए जो आंदोलन हुए हैं, प्रकृति के लिए जो आंदोलन हुए हैं, उनके लिए उन्होंने लिखी थी अनक्वाइट वुड्स। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। तो चलिए आंदोलन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन, देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया गया अहिंसक आंदोलन था, जिसमें पुरुष व महिलाएं व बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार थे। कहाँ? उत्तरांचल में, या उत्तराखंड जिसको कहते हैं, गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और जो वहाँ की जो महिलाएं थी, वो जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी, इसीलिए उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और गांव की महिलाओं का नेतृत्व गोरा देवी ने किया। देखिए, दोनों बातें ध्यान रखें, गांव की महिलाओं का नेतृत्व गोरा देवी ने किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और महिलाएं हैं वो पेड़ों से चिपक गई थी जब अंग्रेजों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में या उत्तरांचल में हुआ था। दूसरा एक आंदोलन है टिहरी आंदोलन। देखिए, उत्तराखंड में ही जो टिहरी जिला है, उसके अंदर भागीरथी नदी के ऊपर एक बांध बनाया जाना था, जो कि भागीरथी नदी है वो तीन नदियों का संगम है, जिसको भागीरथी
भीलगंगा और धृतगंगा, इनके तीनों के संगम के ऊपर एक बांध बनाया जाना था जुलाई 2008 में। और इसीलिए इस आंदोलन का विरोध हुआ कि भाई अगर ये टिहरी बांध बन जाता है तो गंगा है वो अविरल नहीं रहेगी और आसपास की जो नदियां हैं उनके ऊपर भी, आसपास की वनस्पति के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व भी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। यह ध्यान रखने योग्य है। चलिए आगे चर्चा करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह भी बड़ा फेमस रहा था, मीडिया में बड़ी सुर्खियों में रहा था। गुजरात के अंदर ये जो नर्मदा है उसको बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। और जो अरुंधति राय है और बाबा आमटे है और जो आमिर खान है वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से संबंधित है और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं हम एप्पिको आंदोलन। देखिए 1983 में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, जो कि जैसे उत्तराखंड में जो आंदोलन होता है चिपको आंदोलन, उसी का रूप था। एप्पिको का अर्थ भी चिपको ही होता है। तो कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में वनों को बचाने के लिए 1983 में जो कर्नाटक में जो आंदोलन हुआ उसको हम एप्पिको आंदोलन कहते हैं, जिसका अर्थ है चिपको आंदोलन। चलिए कुछ और आंदोलन की चर्चा करते हैं, या जो परिस्थिति आंदोलन उनके संदर्भ में कुछ और जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 से ये प्रारंभ हुआ था। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत में 1986 में बना था, ये भी आप ध्यान रखें। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी ध्यान रखें कि भारत में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ये जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। साथ ही साथ इसका ध्यान रखें कि सर्वप्रथम 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्नोई समाज के द्वारा पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चलाया गया था। कहाँ, इस बात को भी ध्यान रखें। ये जो खेजरोली या केजरली गांव जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, जिसको हम वहाँ का चिपको आंदोलन कहते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था। या कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी आंदोलन था, ये जो पर्यावरण के संबंध में जो अभी आंदोलन हुए हैं उनका सर्वप्रथम जो आंदोलन था वो इसी खेजरली गांव में जोधपुर से ही माना जाता है। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 1730 में पर्यावरण को या पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ की महिलाएं भी पेड़ों से चिपक गई थी। देखिए ये प्रमुख पारिस्थितिकी आंदोलन की चर्चा हो गई। अब हम किसान आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो हम प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा भी कर लेते हैं। तो मोपला विद्रोह है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोपला विद्रोह। दक्षिण भारत के मालाबार प्रदेश में 1635 में ये प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थी ध्यान रखें, 1635 दक्षिण भारत के मालाबार प्रदेश में। ये देखिए अरब के व्यापारी व नायर व तियार जाति, नायर और तियार जाति की संतानें वो कहलाती हैं मोपला। देखिए मोपला किसे कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो अरब के व्यापारी आए और फिर उन्होंने यहाँ के जो नायर और तियार जाति की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह किए, उनसे जो संतानें पैदा हुई वो मोपला कहलाती। और ये इस्लाम के अनुयायी थे, ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। तो जब अंग्रेजों के विरुद्ध या उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध जब आंदोलन किया तो वो आंदोलन मोपला किसान विद्रोह कहलाया। ये मुख्यतः किसानी करने वाले लोग थे। फिर दूसरे आंदोलन की बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह, जो कि सीधा सीधा हम जानते हैं कि गांधी और सरदार पटेल से जुड़ा हुआ है। बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत, इस तारीख को याद रखें। बारदोली सत्याग्रह सूरत 1928 और गांधी और सरदार पटेल दोनों को ध्यान रखें इसके अंदर। गुजरात के बारदोली जिले में सरदार पटेल इसके नेतृत्व करने वाले थे और ये कर विरोधी आंदोलन था। किसानों के द्वारा अंग्रेजों को कर देने से जो मना किया गया था उसके लिए ये आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। फिर बात करते हैं तीभागा आंदोलन, जो कि 1940 से 47 के बीच में हुआ। वर्तमान में ये तीभागा है, ये पाकिस्तान में स्थित है ये क्षेत्र। ये आंदोलन क्यों हुआ था? भूस्वामियों को फसल पर आधा भाग देने की बजाय 1/3 भाग दिया जाए।
पहले उस समय जो भूस्वामी थे, जो अंग्रेज थे, या फिर कह सकते हैं कि उस समय के जो जमींदार थे, वो उनकी जो जमीनों के ऊपर, या जो किसान खेती करता था, वो आधा भाग उस भूस्वामी को देता था। लेकिन फिर उसकी मांग की गई कि उनको 1/3 भाग दिया जाए, 1/3 भाग दिया जाए, इसलिए इसको त्रिभाग आंदोलन कहा जाता है। और ध्यान रखें, इसके प्रमुख नेता भवानी सेन, भवानी सेन या भवानी सेन। चलिए फिर बात करते हैं तेलंगाना आंदोलन की। 1946 से 1951 के बीच में यह आंदोलन हुआ, और 1946 में हैदराबाद के नालगोंडा जिले से यह प्रारंभ हुआ था। ये भी किसानों ने अपनी कर्ज माफी के हेतु किया था, और कृषक राज्य की स्थापना की मांग की गई थी। फिर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। हमने इसकी पहले भी बात कर ली थी। 1917-18 में नील की खेती के विरुद्ध बिहार के चंपारण जिले से और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जो कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। चलिए आगे बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, जो कि गुजरात में हुआ 1919 में, गांधी जी के नेतृत्व में और सरदार पटेल के नेतृत्व में। किसानों के द्वारा अपनी कर माफी हेतु, या कह सकते हैं कि जो कपास और तंबाकू की खेती पर जो अधिक कर था, उस कर को माफ करने हेतु किसानों ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। फिर एक आंदोलन की चर्चा करते हैं बिजोली आंदोलन, जो कि 1913 में हुआ था। राजस्थान का बहुत बड़ा आंदोलन था ये। मेवाड़ का जो क्षेत्र है, राजस्थान का उदयपुर का जो क्षेत्र है, वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र के अंदर बिजोली आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और किसानों ने जमींदारों की भूमि पर खेती करने से मना कर दिया था, और इस आंदोलन को ही बिजोली आंदोलन कहा जाता है। ये क्षेत्र है बिजोलिया, उस क्षेत्र में। हम छोटी सी बात कर लेते हैं एक नक्सली आंदोलन की भी, जो कि बंगाल में हुआ। नक्सलवाड़ी से जो क्षेत्र से जो प्रारंभ हुआ था 1967 में। मुख्यतः ये नक्सली आंदोलन या नक्सलवाड़ी आंदोलन था, वो एक किसान आंदोलन ही था। चलिए जब संगठनों की बात कर लेते हैं, किसान संगठनों की, तो बिहार प्रिवेंशियल किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में हुई। ऑल इंडिया किसान महासभा की स्थापना 1936 में हुई। नए किसान आंदोलन का उदय 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई, और भारतीय किसान यूनियन 1978 में जिसका गठन किया गया, और महेंद्र सिंह टिकैत इसके प्रमुख नेता थे। वर्तमान में जो किसान आंदोलन हो रहा है, इन्हीं के पुत्र हैं, राकेश टिकैत है उनका नाम, या नरेंद्र टिकैत, दो इनके पुत्र हैं शायद, और महेंद्र सिंह टिकैत के ही वो पुत्र हैं, जो वर्तमान में आंदोलन चल रहा है उसमें के जो प्रमुख नेता हैं। चलिए अब बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की, चर्चा कर लेते हैं। जनजातीय आंदोलन की जब चर्चा करते हैं, तो इसमें यहाँ दो पुस्तकों की चर्चा करेंगे। एक तो है SC रॉय, ओरियन रिलीजन एंड कस्टम 1972। देखिए इस पुस्तक को ध्यान रखें, ओरियन रिलीजन एंड कस्टम। ओराव जो जनजाति है, ओराव जनजाति के आंदोलन का वर्णन किया गया है इसमें SC रॉय के द्वारा। फिर बात करते हैं वी राघवेक्या, राघवेक्या, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ट्राइबल रिवोल्ट्स 1971। इसमें भी उन्होंने अनुसूचित जनजाति या जो जनजाति हैं उनके आंदोलन के बारे में चर्चा की है। एक पुस्तक की चर्चा करते हैं, फूचस की पुस्तक है रिबेलियस प्रॉफिट्स ए स्टडी ऑफ मैसेसियंस एंड मूवमेंट इन इंडिया 1965। ये भी फूचस ने जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं भारत में, उन प्रमुख जो आंदोलन की चर्चा यहाँ की है। चलिए अब प्रमुख सामाजिक आंदोलन, जो जनजातीय आंदोलन, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा आंदोलन, सबसे पहले चर्चा करते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन 1890 से 1900 के बीच में हुआ। झारखंड के रांची का एक गांव है उलिहानू, उस गांव से इस आंदोलन का जन्म हुआ, या कह सकते हैं झारखंड के रांची से इसका बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के लगान से मुक्ति हेतु यह आंदोलन किया गया, और आगे चलकर यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका बिरसा मुंडा ने, इसका या कह सकते हैं बिरसा मुंडा नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसीलिए इसको बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहते हैं। चलिए दूसरे आंदोलन की चर्चा करते हैं, संथाल आंदोलन, जो कि 1855 में हुआ। 1855 में संथाल आंदोलन
झारखंड राज्य में स्थित है वर्तमान में ये संथाल। पहले पूरी बिहार का ये हिस्सा होता था संथाल। देखिए, चुन्नी मांडी के पुत्र, ध्यान रखें, जो चुन्नी मांडी नामक जो व्यक्ति है, उनके 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और यही जो चारों व्यक्ति हैं वो इस संथाल आंदोलन के प्रमुख नेता बने और इस आंदोलन में का अंग्रेजों ने दमन किया। और कहते हैं कि लगभग 20,000 संथाल इस आंदोलन में शहीद हुए थे। इसीलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन था जनजातियों का, जिसको संथाल आंदोलन बोला जाता है। इसके प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। चलिए आगे चर्चा करते हैं झारखंड आंदोलन की। ये भी संथालों के द्वारा ही, जनजाति के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। डेकू, गैर जनजातीय लोगों के विरुद्ध। डेकू ऐसे लोग जो इन जनजातीय क्षेत्रों में जबरदस्ती रह रहे थे, या कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, उन लोगों के विरुद्ध झारखंड में यह आंदोलन चलाया गया, जो कि आदिवासी महासभा, इसके लिए एक आदिवासी महासभा का गठन किया गया, जो कि 1951 में फिर झारखंड दल के नाम से एक राजनीतिक दल बन गया, जिसका चिन्ह था मुर्गा। और 1952 में बिहार के चुनाव में इस झारखंड दल ने सभी 32 सीटों पर विजय प्राप्त की और नए झारखंड राज्य की मांग की। 1973 में शिबू सोरेन ने इसका नेतृत्व किया और 15 नवंबर 2000 को संथालों के इस आंदोलन को एक नया आयाम मिला और उनकी वजह से 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य का गठन किया गया, जो कि भारत का 28वां राज्य था, जिसका नाम था झारखंड। फिर आंदोलन की बात करते हैं ताना भगत आंदोलन। ये था ओराव जनजाति के द्वारा, ध्यान रखें जी, ओराव जनजाति ताना भगत आंदोलन। जतरा ओराव नामक जो युवक था, उसने एक नए धर्म की स्थापना की, जतरा ओराव, जो कि अंधविश्वासों के खिलाफ था। भजनों में ताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो जतरा ओराव है, इसके जो भजन थे उनमें अधिकांशतः ताना शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता था। इसीलिए जो भी उन भजनों को गाते थे या उस व्यक्ति को जो मानते थे जतरा ओराव को, उन सबको ताना भगत कहा जाने लग गया। ये आंदोलन है वो जमींदारों के विरुद्ध लगान न देने हेतु आंदोलन किया गया, तो इसको ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ आंदोलन। 1975 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा आंदोलन को आकार दिया गया और उसी की वजह से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, जो कि भारत का 26वां राज्य था, छत्तीसगढ़ जिसको हम कहते हैं। चलिए, भारत में जो सर्वाधिक जनजाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर रेस एंड कल्चर इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम ध्यान रखें, रेस एंड कल्चर इन इंडिया, डॉक्टर मजुमदार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। साथ ही साथ डॉक्टर मजुमदार ने जनजातियों को है पिछड़े हिंदू भी कहा था। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था, तो डॉक्टर मजुमदार ने इनको पिछड़े हिंदू भी कहा था। फिर बात करते हैं प्रमुख महिला आंदोलन की बात करते हैं। तो देखिए, महिला आंदोलन के संबंध में कुछ सीधे सीधे फैक्ट हैं, केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो जो पहला फैक्ट है कि अखिल भारतीय हिंदू महिला परिषद का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय हिंदू महिला परिषद का गठन 1927 में किया गया। फिर भारतीय महिला संघ का निर्माण 1917 में किया गया। भारतीय स्त्री मंडल 1910 में निर्माण हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। फिर है भारतीय महिला एसोसिएशन 1971, WIA, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, भारतीय महिला एसोसिएशन 1971। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस 1926 में गठन हुआ और नेशनल फॉर वीमेन इन इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, इसका गठन भी महिलाओं के आंदोलन के लिए किया गया। तो ये प्रमुख जो कह सकते संगठन थे जिन्होंने महिलाओं के लिए आंदोलन किया। देखिए, महिलाओं के क्षेत्र में जो भी आंदोलन हुए वो प्रमुखतः महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए हुए। जैसे सती प्रथा का विरोध के लिए हुआ, या बाल विवाह पर रोक के लिए हुआ, या विशेष विवाह के लिए हुआ, या विधवा पुनर्विवाह के लिए हुआ, या जो महिलाओं के साथ महिलाओं को जो पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, या महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं थी, उसके संबंध में जो अधिकतर जो आंदोलन हुए वो इन्हीं संगठनों के द्वारा किए गए। उन्हीं का परिणाम था कि महिलाओं के लिए अनेक कानून सरकार के द्वारा बनाए गए, जिसमें था
सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 जो राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1828 में राजा राममोहन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 जिसमें संशोधन हो गया 1986 में, समान वेतन अधिनियम 1979, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, साथ ही साथ स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। देखिए एक जब नाम आता है सॉरी एक नाम आता है मैडम कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। महिलाओं के क्षेत्र में या महिलाओं के द्वारा जो भी सामाजिक आंदोलन किए गए उनकी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, उन आंदोलन की एक जनक जिसको कहा जाता है वो थी मैडम कामा। इस नाम को इसको याद रखें, मैडम कामा इनका नाम था। देखिए 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है और जो पास्को एक्ट है 2012 में जो एक्ट बना है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो पास्को जो एक्ट है जिसका पोस्को एक्ट भी जिसको बोलते हैं उसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसका नाम ध्यान रखें, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पास्को एक्ट का पूरा अर्थ क्या है, पूरा नाम क्या है। देखिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला 1937 में, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला 1919 के बाद, और जो नारी क्रांति या जो जागरण का काल है उसको 20वीं शताब्दी, जो भारत की 20वीं शताब्दी है उसको भारत में नारी क्रांति या नारियों की जागरण का काल माना जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं श्रमिक आंदोलन की। देखिए श्रमिक आंदोलन के प्रमुख जनक एन.एम. जोशी को माना जाता है। नाम ध्यान रखें, एन.एम. जोशी। सर्वप्रथम 1890 में बॉम्बे की जो मिल है उसमें बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? 1890 में। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उसकी स्थापना की गई 1920 में। इसको भी ध्यान रखें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई एस.के. डागे और एम.एन. राय के द्वारा। और मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में बी.पी. वाडिया के द्वारा की गई। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी जी के द्वारा की गई। मजदूर संघ अधिनियम 1926 में बनाया गया। श्रमिक संघ अधिनियम 2001 में बनाया गया। और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, जब हम श्रमिक आंदोलन या श्रमिकों के संगठन की चर्चा करते हैं तो वहाँ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जरूर आएगा। और जब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा की जाएगी, श्रम विभाजन की चर्चा की जाएगी तो कार्ल मार्क्स की चर्चा जरूर की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई, ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं दलित आंदोलन की। 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। जब हम दलित आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हम इससे संबंधित जो प्रमुख आंदोलन है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो संगठन बना था वो है कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख प्रवर्तक या नेता थे राजा राममोहन राय। और जब दलित आंदोलन की चर्चा करते हैं तो दयानंद सरस्वती की चर्चा भी करेंगे कि 10 अप्रैल 1875 को बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखें, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई बंबई में 10 अप्रैल 1875। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की चर्चा करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आएगा, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। फिर जब दलित आंदोलन की चर्चा करेंगे, पिछड़े लोगों की आंदोलन की चर्चा करेंगे तो यहाँ ज्योतिबा फुले का नाम भी आएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि केरल के अंदर 1888 में जो इजवाह संप्रदाय है वहाँ के श्री नारायण गुरु, उन्होंने भी पिछड़े लोगों के लिए या दलितों के लिए आंदोलन किया था। फिर है मलयाली मेमोरियल 1891 में सी.वी. रामन पिल्लई नायर जाति के उत्थान हेतु उन्होंने एक संगठन बनाया था, मलयाली मेमोरियल 1891 में सी.वी. रामन के द्वारा। एक कई बार चर्चा भी कर लेते हैं दलितों की, जब आंदोलन की चर्चा होती है तो पूना पैक्ट या पूना समझौते की चर्चा की जाती है।
तो जो कि अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था 26 दिसंबर 1932 को। दलितों और के लिए जो कह सकते हैं कि विधानसभाओं में उनमें जो सीटें आरक्षित की जाएं उसके संबंध में पूर्ण पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के मध्य। जब दलित आंदोलन की चर्चा करती है तो जस्टिस आंदोलन की चर्चा भी करेंगे। 1917 में मद्रास में हुआ था CN मुदालिगर के नेतृत्व में जस्टिस एक आंदोलन हुआ था 1917 में मद्रास में। चलिए आगे चर्चा करते हैं नव बौद्ध आंदोलन। जब दलित आंदोलन की चर्चा हो रही है तो नव बौद्ध आंदोलन की चर्चा करेंगे अंबेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को। इस समय जो अंबेडकर थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उनके साथ बहुत सारे उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दलित जो या उनके ऊपर जो अत्याचार थे उनसे शुद्ध होके या उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था उससे शुद्ध होके अंबेडकर साहब ने नया आंदोलन किया था या एक नया धर्म या बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। फिर है गांधी जी की चर्चा की जाती है तो उन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका को प्रारंभ किया था और उसमें एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी संस्था की स्थापना की थी। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी नामक संस्था की स्थापना की थी जिसको कि छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन की का नेतृत्व करते थे या छुआछूत के विरुद्ध वो उसमें लिखा जाता था या छुआछूत को दूर करने के प्रयास उस पत्रिका के द्वारा हरिजन नामक की पत्रिका के द्वारा किया जाता था। चलिए आगे चर्चा करते हैं पिछड़ा वर्ग आंदोलन। तो सर्वप्रथम 1917-18 में पिछड़ा वर्ग नामक जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया था या पिछड़ा वर्ग का प्रयोग 1917-18 में सर्वप्रथम किया गया। देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे पहले आयोग बना हुआ था काका कालेलकर आयोग। पिछले जो अध्याय हैं उन अध्यायों में इन सब के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इसलिए संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। काका कालेलकर जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये जो आयोग था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग उसको 29 जनवरी 1953 को स्वीकृति प्रदान की गई और 30 मार्च 1955 को इस काका कालेलकर आयोग ने जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने माना कि भारत की 70% जनसंख्या है वो पिछड़े वर्ग में शामिल होती है और लगभग 2399 जातियां हैं वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। फिर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा करते हैं तो जिसको मंडल आयोग भी कहते हैं, ये बहुत चर्चा में रहा था ये, जिसको हम मंडल आयोग भी कहते हैं। 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जिसने कहा कि ओबीसी हेतु 27% आरक्षण दिया जाए या उसने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की। अगस्त 1990 में नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू कर दी गई। इस मंडल आयोग को लागू कर दिया गया। बीपी मंडल है जिसको बीपी सिंह की सरकार ने ही लागू कर दिया था, लेकिन कोर्ट में इसके बारे में स्टे आ गया या कोर्ट की पेचीदियाँ चली गई, बहुत सारे इसके अंदर विवाद भी हुए, लेकिन लास्ट में कोर्ट ने इसको अनुमति दे दी और उसके बाद में 8 सितंबर 1933 से यह आरक्षण व्यवस्था पुनः पूरे भारत में लागू हो गई। और ये मंडल आयोग आज भी इस मंडल आयोग का ही देन है कि ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नौकरी में दिया जाता है। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 और अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। इस तथ्य को याद रखें कि अस्पृश्यता अपराध या अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कौन सा है, 1955 है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, हमने जो प्रमुख सामाजिक आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा कर ली है संक्षेप में। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।